کہ मैं हूं शौकत मरवत। मैंने कल एक वॉइस नोट भेजा था कुछ कंसर्न्स को लेके कि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स थे जो कि बार बार जब भी मेरे पास कहीं विजिट करते थे या मुलाकात करते थे तो उन लोगों का एक ही कंसर्न होता था कि हमें पता है कि हमारे जो है इदारों के साथ मसले भी चल रहे हैं, हमारे एसेट्स फ्रीज हैं कंपनी के, और उसके लिए कंपनी ने जो है वो अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं कि वो मसले जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। अपनी एप्लीकेशन हमने भेजी हुई है, सेटलमेंट के लिए हम तमाम की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि लीगल वे में जो भी रास्ते निकल सकते हैं हम अपने मसाइल ख़त्म करें। लेकिन इन द मीन टाइम चूँकि लोगों का भी, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एक कंसर्न है, अपनी मोहब्बत, उनका ट्रस्ट अपनी जगह पे, तो ये कहते हैं कि चलो यार 2 महीने लग जाए, 4 लग जाए, 6, जितना भी अरसा लगता है, लेकिन कम से कम कुछ अगर हमें टाइमलाइन या चीज़ बताई जाए ताकि हमें भी पता चल जाए और उसी हिसाब से हम थोड़ा अपने माइंड को ट्यून अप कर सकें और फिर उसी हिसाब से इंतजार कर सकें। चूँकि मैं इस वक्त भी हवालात में हूँ और उसके बाद नेम के केसेस भी हैं, फ्रीजिंग का और सेटलमेंट का आपको नहीं पता चलता कि कितने कोई दिन लग जाएंगे। तो मैं इस पोजीशन में नहीं था कि खामखा अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी को आर्जी टाइम दे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2 महीने में खत्म हो जाएंगे या 3 में खत्म हो जाएंगे, और वो मसले जो है वो स्टिल पेंडिंग हो, तो फिर तो बंदा झूठा भी हो जाता है ना लोगों के सामने कि आपने खुद बताया था कि इतने अरसे में मसले खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं माजरत करता था कि मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोशिश हमारी काफ़ी चल रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह ताला की जो है वो रहमत पे यकीन रख सकते हैं कि इंशाल्लाह मसले जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। अभी यहाँ पे जब मेरे पास ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है तो फिर मैंने कहा कि अभी अगर मैं टाइम नहीं दे सकता लोगों को, इस वजह से कि चूंकि पाकिस्तान में हमारे बिजनेस के मसाइल चल रहे हैं, और जब तक मैंने किसी को इस तरह का टाइम नहीं दिया होगा, कोई कोई भी जो एक मतलब एक टेंटेटिव डेडलाइन है या टाइम फ्रेम है, तो हर बंदे की एक हद होती है इंतजार की। तो उसके बाद जिस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने एफ कराई भी हैं, कुछ लोगों ने इदारों को एप्लीकेशन जमा कराई है, विफाकी इदारों को, तो इस तरह जो लोग रुके भी हैं, जो लोग इंतजार में हैं भी, तो सही, तो इस तरह आहिस्ता उनका जो सब्र है वो जो है ना ख़त्म होता जाएगा, और उसके बाद वो भी मजबूर हो जाएंगे कि एप्लीकेशन देने लग जाएंगे या एफ करने लग जाएंगे। नुकसान उसके फिर यही होगा कि जो मैं जल्द से जल्द बाहर निकल के और ये मसाइल को हल करना चाहता हूँ, कारोबार को ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, ये जो हमारा प्रोसेस, ये जो एफर्ट्स है, ये लेट से लेट होती जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे हमें मुझे कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कोई भी इस तरह का लाहे अमल लाना चाहिए कि मैं उनको टाइम फ्रेम दे सकूँ। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी हिसाब से अगर मैं कोई भी टाइम फ्रेम देता तो पहली बात यह कि वो इदारों का आपके हाथ में नहीं होता, और दूसरी बात यह कि इन जनरल अगर मैं किसी को 6, 7, 8 महीने का या साल का टाइम भी देता तो उनका फिर यही क्वेश्चन होता कि अगर आप नए एग्रीमेंट भी बना के, कि उनका यही क्वेश्चन सबसे पहले होता कि अगर तब तक जाके खुदा न खास्ता आपके मसले हल ना हुए तो वो अकाउंट तो आपके वैसे भी फ्रीज होने, वो तो वैसे भी आपके एसेट्स फ्रीज होने हैं, तो फिर उसकी वर्थ क्या रह जाएगी, क्वेश्चन उनका वैलिड होता। इन चीज़ों को देखते हुए तो मुझे फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो एग्रीमेंट वाला काम है, जो चेक वाला काम है, वो अपनी जो दुबई की कंपनीज है उधर शिफ्ट करवा दूँ। ये जो मैंने कल अनाउंसमेंट की थी, इसी पर कुछ कन्फ्यूजन भी फैल गई थी कि शायद शौकत मरवत ने हमें 7.5 महीने का या 7 महीने का टाइम दे दिया, जो कि बहुत लंबा टाइम है। तो मैं सिर्फ क्लैरिटी ये लाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको टाइम दे दिया, ये एक तरह से पाकिस्तानी कंपनियों का जो हमारा बोझ है, जो यहाँ पे मसाइल चल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टर्स की मोहब्बत की वजह से, अपना जो हमारा एक ट्रस्ट है उसको मेंटेन करने की वजह से, और उनको जो एक उम्मीद है कि उनको एक पता चल जाए कि ओके ये एक टाइमलाइन है, उसको इंश्योर करने की वजह से मैंने दुबई वाली कंपनीज पे ये बोझ डाल दिया, एक बर्डन डाल दिया। अभी वहाँ के एग्रीमेंट, वहाँ पे चेक इशू करने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को इंसिस्ट कर रहा हूँ या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि आपका एग्रीमेंट वहाँ का लेना ही होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऑफर है जो कि मजीद इंतजार नहीं कर सकते, एक लामहदूद किस्म का इंतजार कि यार हमें नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे लोगों की तसल्ली के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एक ऑफर दिया कि जब आपके पास दुबई का एक एग्रीमेंट होगा, दुबई का जब आपके पास एक चेक होगा 31 दिसंबर का, तो उसमें ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई 31 दिसंबर से मेरी जो अमाउंट है वो आगे नहीं जाएगी, ठीक है। 31 दिसंबर का मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, उस चेक का आपको पता है कि वर्थ भी है, उसकी पूरी पीछे कम नहीं पड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में चूंकि ना हमारा कोई लीगल इशूज़ है ना कोई और प्रॉब्लम्स है, तो लोगों को चेक के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अभी यहाँ पे जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग कल नहीं समझे थे, कि ये 31 दिसंबर के चेक देने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में जो हम लोग अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो सेटलमेंट कर रहे हैं, उसको हम खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से ताखीर का शिकार कर रहे हैं। हमारे इंशाल्लाह जैसे ही जो है वो यहाँ पे मामला खत्म होते हैं, अगर हमने किसी को दुबई का चेक और एग्रीमेंट दिया भी है, और अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद सेटलमेंट हो जाती है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली हम पाकिस्तानी कंपनी से जो हमारे मामला हैं, जो पेमेंट्स है, वो ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। फिर हम इंतजार नहीं करेंगे कि अगले बंदे को हमने दुबई का चेक दिया हुआ है तो 31 दिसंबर तक उसको वेट करना पड़ेगा, वो पेमेंट फौरन स्टार्ट हो जाएगी। ये चेक सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक के लिए है कि अगर पाकिस्तान की हमारी सेटलमेंट या मसाइल आगे बढ़ते हैं, 3 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, साल लगता है, या खुदा न खास्ता उससे आगे की बात होती है, तो फिर तो इन्वेस्टर वेट नहीं कर पाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका अजाला करने के लिए हमने एक आगे का चेक दे दिया दुबई का, ठीक है। तो बस मैं इसका दोबारा रिपीट कर लूँ कि पाकिस्तानी सेटलमेंट्स हमारी फुल जो है ना फोर्स से चल रही हैं। इंशाल्लाह हमारे मसले हल हो जाएंगे, अल्लाह जल्द से जल्द हल करेगा। और जिन लोगों के साथ भी हम लोग जो है वो इंशाल्लाह एग्रीमेंट्स दुबई का भी अगर बनाते हैं इंशाल्लाह, या कोई हमारे साथ दुबई का जो चेक लेता है, तो कभी भी ये नहीं होगा कि अगर पाकिस्तानी सेटलमेंट्स हो जाती है और फिर भी हम उसको 31 दिसंबर तक वेट करवाएंगे। अल्लाह करे आप सब लोग भी दुआ करें कि अल्लाह करे हमारी सेटलमेंट जल्द से जल्द हो, मसले पाकिस्तान में पहले हल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह पहले ही जो है हम ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से ही स्टार्ट करवा लेंगे। वो दुबई के जो एग्रीमेंट्स है, वो जिन जिन लोगों के पाकिस्तानी अकाउंट से फिर पैसे चलते जाएंगे, उनके एग्रीमेंट्स जो है फिर वापस टर्मिनेट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, और इसी के साथ फिर मैंने कनेक्टेड यही बताया था कि ये जो एग्रीमेंट्स है, जो दुबई के एग्रीमेंट्स और चेक्स हैं, चूंकि कंपनीज मेरे नाम पे हैं, ये एग्रीमेंट्स और चेक्स मैं पर्सनली साइन करूंगा हर जो है वो इन्वेस्टर जिसका जो है ना वो हमने ये नए एग्रीमेंट के अंदर इंटर होना होगा। तो इसी के साथ वंस अगेन जिन लोगों ने भी एफआईआर करवाई हुई है, या एफआईआर करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी जो है वो एप्लीकेशन दी है, या किसी भी विफाक इदारे को जो है अगर उसने एप्लीकेशन दी है, मेरी तमाम लोगों से एक मरतबा फिर अपील है कि उस पूरे प्रोसेस से, वो एप्लीकेशन देने से हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो बिजनेस का प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उससे वो इन्वेस्टर्स की पेमेंट डिस्टर्ब हो रही है, जो बेचारे बड़े जो है वो एक सब्र के साथ इस तमाम चीज़ों का वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों से अपील है कि अपनी एप्लीकेशन वापस
واپس لیں, اپنی ایف آئی آرس خود ہی واپس لیں. کیونکہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر لوں کہ اگر آپ ایف آئی آر پہ بھی جائیں گے, ایف آئی آر پہ میکسیمم آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا پروسیس ہوگا, کہ میکسیمم مجھے ریمانڈ پہ لے جائیں گے, ریمانڈ پہ لے جا کے تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے نا, سیٹلمنٹ ہی ہوتی ہے کہ بھائی دو بندے آپس میں سیٹلمنٹ کریں. اب یہ چیز تو چاہے کسی نے پہلے مجھ پہ ایف آئی آر کروائی ہے, ابھی میں بتا دوں کہ کوئی ایف آئی آر کرواتا ہے, کیونکہ کرنٹلی تو ہمارے پاس کیش میں پیمنٹ ہے نہیں, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ اس امید سے لے کے جائے کہ مجھے کچھ کیش میں مل جائے گا. جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹائم فریم کے حساب سے ہی ہوگا, اس میں ٹائم لیا جائے گا. ٹائم جو ہے وہ لاسٹ کی جو لوگ بلکہ انویسٹرس خود بھی جب میرے پاس آئے تھے کہ بے شک آپ ہم سے سال کا ٹائم لیں, تو 8 مہینے کا لیں, تو 10 مہینے کا, لیکن کچھ ٹائم فریم دیں. یہ سال ایک کا ٹائم اگر درمیان میں آئیو بھی بیٹا ہوتا ہے اور اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ, وہ بھی درمیان میں انٹرپٹ کر کے بول دیتا ہے کہ بھائی سال کا تو ٹائم آپ دے اس کو. تو جب آپ نے سیٹلمنٹ پہ بھی اگر ہم نے تانے میں بیٹھ کے ٹائم ہی لینا ہے اور پھر بھی ہم نے ایگریمنٹ بنانا ہے, تو جو آفر پھر میں خود ہی ایسے تمام لوگوں کو دے رہا ہوں, تو کیوں نہ مطلب اپنی ایف آئی آرز, اپنی اپلیکیشن واپس لیں, اور اس کے بعد پہلے سے ہی میرے ساتھ وہ سیٹلمنٹ کر کے مجھ سے جو ہے ایگریمنٹس نئے کر لیں, چیکس لے لیں, تاکہ میں اپنی بزنس کے اوپر کمپلیٹلی فوکس کر سکوں. جیل حوالات کے اندر سب سے زیادہ جو مجھے مشکل آ رہی ہے وہ اداروں کے ساتھ میری کوآرڈینیشن, رابطوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جو بزنسز ہیں وہاں پہ رابطوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ تمام لوگوں کا مسئلہ, میرا مسئلہ ایک ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اونر میں ہی ان تمام مسئلوں کا فیس ہوں, میں ہی ان کو حل کر سکتا ہوں. تو اگر میں اندر ہوں گا حوالات میں, تو مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تو ہماری جو پیمنٹس ہیں, جو ہماری فنڈز ہیں, وہ جتنی جلد سے جلد, اس کے لیے جو ہم یہ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں, اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں خود باہر موجود رہوں اور میں خود ان تمام مسائل کو دیکھوں. تو ایسے تمام لوگ جن کی بھی ایف آئی آر چیزیں کائنڈلی ان کو اپنی چیزوں کو امیڈیٹ بیسس پہ واپس لیجیے گا. اور اس کے بعد نئے بھی جس طرح کے لوگ ہیں کہ کسی نے اپلیکیشن دینی ہے یا جو بھی پلانس ہیں, مقصد آپ کی اپلیکیشن کا یہی ہے کہ بھائی شوکت مرد میرے ساتھ سیٹلمنٹ کرے. تو جو میں جنرلی اوور تمام لوگوں کو ہی ایک آفر دے رہا ہوں, چاہے کوئی اپلیکیشن دے چکا ہے یا دینے والا ہے, یا جس نے نہیں بھی دیا کوئی مائنڈ نہیں ہے, تو جنرل ایک آفر دے رہا ہوں. تو پھر میرا خیال ہے ایف آئی آرز دینے کا, اس کے بعد ڈفرنٹ اداروں کو اپلیکیشنز بھیجنے کا, یا ایف آئی آرز کے لیے اپلیکیشن بھیجنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی. اس پروسیس سے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور میرا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کرنی چاہیے نہیں, لیکن کلیئرٹی لانا لازمی ہے. میں نے اپنے اسٹاف کو کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ جو بندہ پھر مجھ پہ ایف آئی آر کروائے گا, ٹھیک ہے, اور ایف آئی آر جب ہو جائے گی, انفارچونیٹلی وہ لوگوں کو میں دبئی کی کمپنی کے اوپر لائبلٹی نہیں بناؤں گا. وہ جو پھر پاکستانی کمپنی کی جو ہماری سیٹلمنٹ ہے, جو بھی طریقہ کار ہے, اسی کے ساتھ ہی چلے گا. ان کو میں دبئی کمپنی سے کسی بھی صورت اکموڈیٹ نہیں کروں گا. وہ پھر ان کی قسمت ہے کہ چاہے وہ ایف آئی آر جو ہے یا وہ جو مسئلہ ہے سیٹلمنٹ جو ہمارا نیب کے ساتھ ہے, وہ 2 مہینوں میں حل ہوتا ہے یا 2 سال میں ہوتا ہے یا 3 سال میں ہوتا ہے. جو ایف آئی آر کر لیں گے, یا جس بھی ایف آئی آر کے اوپر میں دوبارہ ریمانڈ پہ جاؤں گا, میں ان کے ساتھ دبئی کی کمپنیوں میں ایٹ لیسٹ دوبارہ سیٹلمنٹ نہیں کروں گا. ان کے ساتھ وہی سیٹلمنٹ ہوگی کہ بھائی جب میرے نیب سے اکاؤنٹس انفریز ہوں گے, میری سیٹلمنٹ ہوگی, میرے مسئلے حل ہوں گے, تب جا کے میں آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس کروں گا. آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ایز اے اسپیشل کیس میں اس کو دبئی کی کسی کمپنی سے یا دبئی کی کسی جو ہے نا وہ بزنس سے نہ میں اکموڈیٹ کروں گا, نہ ویسے ان جنرل پاکستانی کمپنیوں کا پھر دبئی کی کمپنی سے ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے. یہ ایز اے اسپیشل کیس, ایز اے گڈ جسٹر, میں اپنے ان تمام ایک محبت کرنے والے لوگوں کو, اپنے جو ہمارے ایک ٹرسٹ وردی لوگ ہیں, ان کے لیے میں نے اپنے اوپر اپنی دبئی کی کمپنیوں پہ بوجھ ڈال دیا. امید ہے کہ ہم اپنا ایک ٹرسٹ برقرار رکھیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ لے کے نہیں آئیں گے. تھینک یو سو مچ.